नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। देश के 22 राज्यों में बंद की तैयारी हो चुकी है। यही नहीं, भारत बंद के अगले ही दिन यानी 19 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठी बार बातचीत भी होनी है। लेकिन इन सब के बीच सियासत अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों ने किसानों के भारत बंद को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। मोदी विरोध को हवा देने के लिए विपक्षी दल भारत बंद को एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि किसानों के भारत बंद को राजनीति का हथकंडा बनाने से क्या किसानों का भला होगा? क्या किसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना जायज है? क्या राजनीतिक दल किसान आंदोलन के जरिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार आंदोलन चलेगा। किसानों की मांग पूरी हो, किसानों की लूट नहीं हो, कानून लाया जाए कि आय दोगुनी हो। इस ठंड की कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है? अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। इन तीनों बिलों को निरस्त वापस लिया जाए, ऐसा जो किसानों की मांग है उस मांग का हम बार बार समर्थन करते हैं। जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए। किसान बंद की जमीन पर वोट की खेती। किसान संगठनों के द्वारा जो भारत बंद कल 8 दिसंबर को बुलाई गई है, उसका आरजेडी ने समर्थन तो किया ही है। समर्थन ही नहीं बल्कि इसमें अग्रणी भूमिका आरजेडी निभाएगी। अपने स्तर से अपने विभिन्न इकाइयों को निर्देशित किया है वो अपने अपने इलाके में सड़कों पर उतरें और किसानों के समर्थन में अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फ़ोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहाँ से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। ব্লকে ব্লকে ধর্ণা হবে কৃষকদের সমর্থনে এবং শিল্পের শ্রমিকদের রেল হোক, কোল হোক, সেল হোক থেকে শুরু করে সমস্ত তাদের সমর্থনে। आंदोलन की आग पर सियासत की बिसात। यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। किसानों, भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतें जो है वो काम कर रही हैं और कुछ लोग अपने राजनीतिक मंसूबे पाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद से कैसे बनेगी बात? किसान आंदोलन का 12वां दिन, सड़क पर डटे किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए अन्नदाता, सरकार की किसानों को भ्रम जाल से निकालने की कोशिश और इसी बीच 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान।
यहां तक तो सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री होती है, सब कुछ बदलने लगता है। मोदी विरोध में जुटे सियासी दल किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बंद को समर्थन देकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति को धार देने की कवायद में जुट गए हैं। अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके विपक्ष को किसानों का भारत बंद एक मौके की तरह नजर आ रहा है, लिहाजा वो इस बंद को कामयाब बनाने के साथ मोदी सरकार की साख पर वार करने की तैयारी में। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश के 22 राज्यों में भारत बंद की तैयारी हो चुकी है, तो इस बंद को 22 राजनीतिक दल समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोक दल, एनसीपी, गुप्कार गठबंधन और एआईएमआईएम। किसानों ने भारत बंद के तहत दिल्ली आने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। टोल प्लाजाओं पर भी कब्जे की योजना है। केंद्र सरकार और औद्योगिक घरानों के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कई व्यापारिक यूनियनों और संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन 8 दिसंबर को किसानों के इस भारत बंद में राजनीतिक दलों का कूदना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अन्नदाता को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें जरिया बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसान ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं। राज्य की करीब 300 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके की हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में तो किसान ही राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। तो शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन और उनके भारत बंद के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई। किसान यात्रा के जरिए समाजवाद की साइकिल को दोबारा लोगों के बीच ले जाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वानगी है ये तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गए। अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में कन्नौज में किसान यात्रा रवाना करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही रविवार देर रात से प्रशासन ने उनके विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास और कार्यालय पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे सील कर दिया। इससे नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। अखिलेश यादव तो सड़क पर बैठ गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लगातार आंदोलन चलेगा, किसानों की मांग पूरी हो, किसानों की लूट नहीं हो, कानून लाया जाए कि आय दोगुनी हो। किसानों का समर्थन करना और उनके हितों के लिए आवाज बुलंद करना जायज है, लेकिन खेती किसानी के मुद्दे पर सियासत करना सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये कि क्या विपक्षी दलों को वाकई किसानों की फिक्र है? क्या विपक्षी दल किसान आंदोलन को अपनी साख बचाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं? क्या विपक्षी दल किसानों के भारत बंद को हाईजैक करना चाहते हैं? क्या विपक्षी दल मोदी विरोध को हवा देकर अपना फायदा तलाशने की कोशिश में है? किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सत्ता पक्ष भी किसानों के भारत बंद में सियासी दलों की एंट्री पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन कृषि कानूनों से किसानों का भला हो सकता है, उनकी मुखालफत में आंदोलन की आग को भड़काने और देश को ठप करने की वजह क्या है?
भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। कुछ किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है, एक भारत बंद का भी ऐलान किया गया है और कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस भारत बंद के ऐलान को अपना समर्थन दिया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, इन पार्टियों की भूमिका दोगली है। इन्होंने समय समय पर इन कानूनों के समर्थन में भूमिका ली है। जो सुधार कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित किया है, कानून बनाया है, उसका जो विरोध चल रहा है, अब ऐसा लगता है कि ये आंदोलन राजकीय आंदोलन बन गया है, किसानों को आंदोलन नहीं रहा है। अन्नदाता का आंदोलन क्या मायने रखता है, इसका बखूबी एहसास केंद्र सरकार को है। यही वजह है कि सरकार संवाद से इस मामले का समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। 5 बार हुई बातचीत से भले ही बहुत ज्यादा उम्मीद बनती नजर ना आ रही हो, लेकिन 9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक से कोई ना कोई नतीजा निकलकर सामने आ सकता है। जबकि विपक्षी दल इस बातचीत से पहले ही किसान आंदोलन में पूरी तरह कूद गए। अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर गए। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी और दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली से राज्य के हर ब्लॉक में आंदोलन करने का ऐलान किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरना देने लगे। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले, किसानों की हर मांग मानी जाए, वरना ये सभी दल एक साथ मिलकर किसानों के हक की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा पूरा समर्थन जो है किसान भाइयों के साथ है, सभी किसान संगठनों के साथ है, किसान की मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार से बार बार आग्रह करते हैं संवेदनशीलता मामले की देखते हुए तुरंत सरकार समाधान दे। बीजेपी का कंफ्यूज करने की राजनीति से देश नहीं चलता। किसानों को आतंकवादी बता देंगे। आज दिल्ली ने कहा है कि खालिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी 5 पकड़े गए। क्या खेल खेल रही है मोदी सरकार? दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। राजनीतिक दलों के साथ किसानों के समर्थन में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। जबकि सरकार भारत बंद को विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल का ही हिस्सा बता रही है। इसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दे रही है। किसानों के साथ बातचीत को डिरेल करने की साजिश बता रही है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो,
या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। सरकार विपक्ष पर सवाल उठा रही है, जबकि किसान खुद इस आंदोलन और भारत बंद के आह्वान को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। किसान नेता साफ कर चुके हैं कि विपक्ष को उनका समर्थन मिलना तो ठीक है, लेकिन इस आंदोलन को एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत किसान कभी नहीं देंगे। कहना चाहूंगा कि एक तो इनसे सुचेत रहें मेरी जितनी भी किसान पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये एकदम लोग बहुत छात्र हैं। एक तो इनकी छात्रताई से बचना, दूसरा इनको अपने आप में घुसने में नहीं देंगे। जे निरोल किसानों का मामला भैया। हाँ, भारत बंद का कितना असर होगा, विपक्षी दलों का इस बंद में हिस्सेदार बनना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसानों को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उनका आंदोलन राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, उनकी मांगे सियासत की सूली पर न चढ़ जाए। लिहाजा आंदोलन के साथ साथ किसान संवाद पर भी जोर दे रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद और 9 दिसंबर को सरकार से बातचीत इसकी तस्दीक करता है। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के इन आतंकियों की कमान पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में थी। ये भारत में खून खराबे के कई मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में थे। इनकी सबसे खूंखार साजिश RSS के बड़े चेहरों को निशाना बनाने की थी। इसके साथ ही इनकी हिट लिस्ट में कई बड़े नेता भी शामिल थे। ये ISI के उस नार्को टेररिज्म मॉड्यूल के हिस्सा थे जिससे होने वाली आमदनी आतंकियों की फंडिंग में की जाती है। इन 5 आतंकियों के शिकंजे में लेने के बाद ISI की जो खौफनाक साजिश सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए इमरान की कातिल कंपनी के खूनी प्लान की इनसाइड स्टोरी। एक बार फिर बेनकाब हुई ISI, एक बार फिर नाकाम हुआ ISI का एजेंडा। नशे के कारोबार का हुआ पर्दाफाश। भारत में आतंक की बड़ी साजिश हुई बेनकाब। ये 5 चेहरे भारत में आतंक की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब होता उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें शिकंजे में ले लिया। इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं, ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करता है। ये कड़ी मिली है जो कश्मीर टेररिज्म को पंजाब टेररिज्म से या खालिस्तानी टेररिज्म से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। नर्क की है फाइनेंसिंग नेशनली इनको हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क से हो रही थी। सुबह के 6 बजे थे और दिल्ली का शकरपुर इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी तो दूसरी ओर बेहद खूंखार आतंकी। पहली गोली आतंकियों की ओर से चली और फिर दिल्ली पुलिस ने उसका जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और दिल्ली पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर शिकंजे में लेना चाहती थी। पुलिस की कोशिश थी कि आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए ताकि आतंक की पूरी स्क्रिप्ट सामने लाई जा सके, और पुलिस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुई। आतंकी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए।
दिल्ली पुलिस की सूझबूझ का ही नतीजा है ये 5 आतंकी आज दिल्ली पुलिस के शिकंजे में, जो भारत में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए, इनमें जो 2 लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह बुरा। ये 3 जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। खूंखार आतंकियों के इस गिरोह की खबर सुरक्षा एजेंसियों को काफी पहले लग गई थी, इसलिए इन्हें शिकंजे में लेने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस को जैसे ही ये खबर लगी कि आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी घेराबंदी की और एक मुठभेड़ के बाद सभी 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट्स वाला हुआ था। इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी रोल प्ले किया है। दूसरे स्टेट की पुलिस भी इसमें शामिल होती है। नेशनली इसमें जो फर्दर गिरफ्तारियां होंगी वो सब्सिक्वेंट अलग अलग स्टेट्स में की जाएंगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इनके आका का भी पर्दाफाश हुआ और इनके मंसूबे भी बेनकाब हो गए। इन आतंकियों की साजिश से पर्दा उठने के बाद ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे और एक साथ कई वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका मकसद भारत में खून खराबा करने के साथ देश का माहौल खराब करना भी था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर RSS के बड़े चेहरे थे। इसके अलावा वो राजनीति के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में ये बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने आए थे। ये ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। ये आतंकी नशे के कारोबार से भी जुड़े हुए थे और ड्रग्स के धंधे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता था। ISI के नार्को टेररिज्म की बेहद अहम कड़ी थे ये आतंकी। ये 3 जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं और उसमें ये ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। पुलिस के शिकंजे में ये 5 आतंकी ISI के सबसे बड़े सुपारी किलर थे और उसके इशारे पर भारत में बड़ी बड़ी हस्तियों की हत्या का प्लान बनाते और उसे अंजाम तक पहुंचाते थे। पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या में भी ये गिरोह शामिल था। बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र विजेता थे और पंजाब में उग्रवाद से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। बलविंदर की हत्या अक्टूबर में तरन तारण में गोली मारकर की गई थी। बलविंदर आतंक के खिलाफ एक बड़ी आवाज थे, इसलिए ISI के इशारे पर उनकी हत्या कराई गई और ये गिरोह बलविंदर हत्याकांड में शामिल था। में जो 2 लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह बुरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीछे कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू के मर्डर को अंजाम दिया था और ये क्रिमिनल्स हैं और काम कर रहे थे ये दोनों। इनके पीछे इनका जो हैंडलर है वो सुख भिखारीवाल है, जो एक बड़ा गैंगस्टर है पंजाब का और अभी गल्फ बेस्ड है। पुलिस के मुताबिक ISI के नार्को टेररिज्म से भी इन आतंकियों का जुड़ाव था। इनसे हुई पूछताछ में ISI के नशे के कारोबार से जुड़ा एक अहम खुलासा भी हुआ है। भारत में नोटबंदी के बाद आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद ISI ने नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाने लगा। ISI ड्रग्स अफगानिस्तान से मंगाता है और पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में भेजा जाता है। इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया गया है और ये गिरोह इसी नेटवर्क का हिस्सा था। पकड़े गए आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। इनका भूगोल और इतिहास ISI की एक और घिनौनी साजिश से पर्दा उठाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 आतंकियों में पहला नाम साबिर अहमद का है, जो जम्मू कश्मीर का है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। दूसरे आतंकी का नाम अयूब पठान है, ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और इसका रिश्ता भी हिजबुल मुजाहिदीन से है। तीसरे आतंकी का नाम रियाज है और ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। चौथे आतंकी का नाम गुरजीत सिंह है, जो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। गुरजीत खालिस्तान से जुड़ा है। जबकि 5वां आतंकी सुखदीप सिंह है और ये भी पंजाब का रहने वाला है और खालिस्तान समर्थक है।
हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों का एक साथ पकड़ा जाना ये साबित करता है कि आईएसआई अब इन दोनों को मिलाकर भारत में तबाही का मंसूबा बना रही है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि उसकी कोशिश जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों जगहों पर आतंक की जड़ों को फिर से जमाना है। आईएसआई की काफी कोशिश रही है कि कश्मीर के आतंकवादियों और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों या खालिस्तानी आतंकवादियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि वो दोनों का इस्तेमाल ब्लीड इंडिया 2000 कट्स के लिए कर सके। और खासकर दो चीज़ों के अंदर, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग, इसके लिए वो दोनों तंजीमों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को इस्तेमाल करता रहा है। इस बारी भी जो 5 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये आतंकी दिल्ली में जिस गाड़ी से दाखिल हुए थे उस पर जम्मू कश्मीर के नंबर की प्लेट लगी हुई थी और नंबर था JK04B8173। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये नकली नंबर प्लेट तो नहीं। इसके साथ ही पुलिस इन आतंकियों के दूसरे साथियों की तलाश भी कर रही है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इनके संबंध कई बड़े गैंगस्टर से हैं, जो सुपारी किलिंग और नशे के कारोबार से जुड़े हैं। ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं और वो दो मिल रहे हैं और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेशनली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है। ये आतंकी भले ही पुलिस के शिकंजे में आ चुके हों, लेकिन अभी इनके बहुत से साथियों का हिसाब होना बाकी है। लेकिन इनके पकड़े जाने से पाकिस्तान में बैठी आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है और उसका एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो चुका है।